गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? प्लियोट्रॉपिक जीन डिस्कस किया था। देखो, मेंडल ने जो कहा उसका हमने एक्सेप्शंस पढ़ा। मेंडल ने कहा कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में वन एलील इज डोमिनेंट ओवर अनदर एलील। हमने पढ़ा कि ऐसा भी हो सकता है कि वन जो डोमिनेंट एलील है वो फुली डोमिनेंट नहीं हो। उसके 4 एग्जाम्पल पढ़े। फ्लावर कलर इन मिराबिलिस, फ्लावर कलर इन एंटेरिनम मेजर्स, एंड फेदर कलर इन एंडालुसियन फाउल, एंड स्टार्च ग्रेन साइज। फिर हमने देखा कि ऐसा भी हो सकता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में कि बोथ एलील्स इक्वली डोमिनेंट हो। उसके एग्जांपल्स पढ़े हमने। कोट कलर इन केटल्स, एबी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, एंड कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। अभी देखेंगे उससे क्या होता है। फिर मेंडल ने कहा था कि कैरेक्टर्स जो होते हैं, जीन जो होते हैं, उनके 2 एलील्स होंगे। जैसे टी के कैपिटल टी स्मॉल टी, आर के कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन हमने पढ़ा कि मोर देन 2 एलील्स भी हो सकते हैं अगर पॉपुलेशन की स्टडी करी जाए तो। ठीक है, मल्टीपल एलील्स। जैसे एग्जांपल के लिए एबीओ ब्लड ग्रुप के 3 एलील्स हैं, आईए, आईबी एंड आईओ। फिर मेंडल ने कहा कि वन जीन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो हमने पढ़ा ऐसा भी हो सकता है कि वन जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ऐसा हो सकता है। इवन मेंडेलियन कैरेक्टर जो हैं उनके जीन ही कैसे हैं, मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फ्लावर कलर का जीन, सीड शेप का जीन। फ्लावर कलर का जीन किसको कंट्रोल करता है? और सीड कोट कलर एंड रेड स्पॉट्स ऑन लीफ एक्जिल। ठीक है। और जो सीड शेप का जीन है वो किसको कंट्रोल करता है? साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को। सीड शेप में तो जीन कंप्लीट डोमिनेंसी दिखाता है, लेकिन साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी दिखाता है। हमने ये भी देखा कि प्लियोट्रोपिक जीन जो होते हैं उनकी डोमिनेंसी, कोई भी जीन, प्लियोट्रोपिक क्या कोई दूसरा भी जीन हो, अगर उसकी डोमिनेंसी के बारे में आइडिया लगाना है आपको, तो आपको ये देखना होगा। अकेले जीन को देख कर तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उसका तो ऑटोनोमस फीचर नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट बनाएगा तो बोलेंगे वो डोमिनेंट है, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो बोलेंगे रिसेसिव है। अब किस टाइप की डोमिनेंसी दिखाता है उसको चेक करना है तो कैरेक्टर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैरेक्टर में वो अलग अलग टाइप की डोमिनेंसी शो कर सकता है। जैसे बी जीन की ही बात कर लें, बी जीन डोमिनेंट है। बी जीन एक प्लियोट्रोपिक जीन है। अगर वो प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट बनाएगा, डोमिनेंसी तो शो करेगा, लेकिन कौन सी डोमिनेंसी शो करेगा वो तो कैरेक्टर पर डिपेंड करेगा ना। तो कैरेक्टर को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आप आइडिया लगाना चाहते हो कि जीन कौन सी डोमिनेंसी शो कर रहा है। तो यहां तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्लियोट्रोपिक जीन में जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज कराने वाले जीन। जितने भी जीन्स, जो भी जीन जेनेटिक डिजीज कराते हैं, उन सभी जीन्स को हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिक। फर्स्ट हमने जीन पढ़ा था जो 3 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता था गार्डन पी में। सेकेंड हमने जीन पढ़ा था जो गार्डन पी का ही था, बी जीन, जो 2 कैरेक्टर को कंट्रोल करता था।
अब हम जेनेटिक डिजीज कॉज कराने वाले जीन्स पढ़ेंगे। एक डिजीज के बारे में आपने पढ़ लिया है जिसका नाम क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया। इस डिजीज के बारे में आपने पढ़ लिया है, ठीक है। इस डिजीज में क्या होता है बताइए आप, एक जीन काम नहीं करता तो इससे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम नहीं बनता, तो काफी सारे सिम्टम्स आते हैं। कभी मेंटल दिमाग नहीं चलता, शॉर्ट स्टेचर मतलब कद छोटा हो जाता है, स्किन पिगमेंटेशन हो सकता है, तो काफी सारे सिम्टम्स आ रहे हैं एक जीन में प्रॉब्लम होने के कारण। तो हम बोलेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया का जीन कैसा है, प्लियोट्रोपिक जीन है। और एक हम पढ़ेंगे कौन सी डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ये दोनों डिजीज जो है, ये दोनों डिजीज कैसी डिजीज है, ये तो पढ़ लिया है आपने, ये हमें पढ़ना बाकी है। दोनों डिजीज कैसी है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। कैसी डिजीज है, इसका मतलब क्या समझे आप, जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, लेकिन जीन जब रेसेसिव कंडीशन में आता है तब जाकर के ये डिजीज होती है, ऑटोसोमल रेसेसिव। इसको लिखो ऐसे, लिखो। ये भी डिजीज कैसी है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, और ये भी क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव। हम जो भी पॉइंट्स अब लिखेंगे वो सिकल सेल एनीमिया के ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बारे में बस इतना ध्यान रख लो कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, इसके बारे में आप जानते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपको पहले ही पढ़ा दिया है। लिख लिया क्या आपने, चलो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज हुआ, ये हमें याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इस डिजीज में होगा क्या, लिखें। 5 सेकंड का और टाइम दे देते हैं लिखने के लिए। लिख लिया सबने, चलिए। इन दिस डिजीज, इन दिस डिजीज सिक्स्थ एमिनो एसिड ऑफ, सिक्स्थ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड ऑफ बीटा चेन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन is changed, is changed। क्या होगा इसमें, बीटा चेन जो होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, आपने पढ़ा होगा ऐसा, ऐसे हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। तो क्या हो रहा है, डिजीज क्या प्रॉब्लम हो रही है, सिक्स्थ एमिनो एसिड, बीटा चेन प्रोटीन की बनी होती है एमिनो एसिड से, ये भी एमिनो एसिड से बनी है, तो जो सिक्स्थ एमिनो एसिड है वो चेंज हो गया है म्यूटेशन के कारण। ब्रैकेट में लिखो ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन, ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन, ऐसे ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन में कन्वर्ट हो गया। पहले क्या हुआ करता था, नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड हुआ करता था, अब वेलिन हो गया। ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन स्लेस सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन स्लेस ट्रांसवर्जन। म्यूटेशन के नाम क्या क्या हो सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसवर्जन।
ये म्यूटेशन क्या होते हैं बाद में बताएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, बस अभी याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जीन ऑफ दिस जीन ऑफ दिस डिजीज, जीन ऑफ दिस डिजीज इज लोकेटेड ऑन, किसी को याद है, बताओ कहां होता है? जीन ऑफ दिस डिजीज इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11। जिस जीन में म्यूटेशन नहीं होता है उस जीन को हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड जीन या नॉर्मल जीन। और नॉर्मल जीन को ऐसे लिखेंगे HbA। लेकिन अगर मान लो डिजीज हो गई, कौन सा म्यूटेशन हो गया? पॉइंट म्यूटेशन हो गया, तो नीचे ऐसे लिखिए जो पॉइंट लिखा उसके बाद में। तो ये एलील को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, HbS। और इसे हम क्या बोलेंगे? म्यूटेंट एलील। म्यूटेंट एलील, ठीक है। तो नॉर्मल एलील में, क्रोमोसोम नंबर 11 के नॉर्मल एलील में ऐसे ये जीन होगा, ऐसे क्रोमोसोम नंबर 11 पे होगा, 11 पे यहां म्यूटेशन हो गया, तो अब HbA से क्या बन गया? HbS बन गया। कैसे म्यूटेशन हुआ उसको देखते हैं, ठीक है। ये लिख लिया इधर का? आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पता है? जिसको नहीं पता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड लिखते हैं। दिख रहा है अब? नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए जीन, नॉर्मल जीन HbA जीन, नॉर्मल एबनॉर्मल HbS जीन, ठीक है। अब इधर देखें, इधर देखें पहले, बाद में लिखना। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए में आप जानते हो ग्वानिन होता है, एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। ग्वानिन किससे पेयरिंग करता है? साइटोसिन से। और एडेनिन किससे करता है? थाइमिन से। ये जानते हैं। अब ये जो जीन जो होते हैं डीएनए के सेगमेंट ही तो होते हैं। और डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मैंने बनाया। क्रोमोसोम नंबर 11 पे ऐसा सेगमेंट होगा, आगे भी सीक्वेंस होंगे इस तरीके से। एक एंड को 5 प्राइम बोलते हैं, तो दूसरे को क्या बोलेंगे? 3 प्राइम। 5 प्राइम के साइड वाली जो स्ट्रैंड रहेगी वो एंटी पैरेलल रहती है। ये सब जानते, नहीं जानते हो तब भी ऐसा ध्यान रखो कि ऐसा स्ट्रक्चर है। अब क्या हुआ कि इसमें म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन हुआ, इस म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। इसी म्यूटेशन में क्या हुआ है?
इस टी की जगह क्या आ गया है, ए आ गया है, या बोले इस ए की जगह क्या आ गया है, टी आ गया। देखो बाकी यही चेंज हुआ है। ए क्या है, प्यूरिन है। सुना है प्यूरिन दो टाइप की होती है, एडेनिन ग्वानिन। एंड पायरिमिडिन कितने टाइप की होती है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। यूरेसिल तो होता नहीं डीएनए में, थाइमिन होता है। तो ए इज प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन। तो ऐसे म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन। अगर प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन हो जाता, पायरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन, पायरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन हो जाता, तो फिर उसे ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। बाद में अपन पढ़ेंगे म्यूटेशन क्या होते हैं, लेकिन अभी ध्यान रखो प्यूरिन किससे रिप्लेस हो रही है, ऊपर देखो या नीचे देखो, ये भी क्या है, पायरिमिडिन। किससे रिप्लेस हो रही है, प्यूरिन से। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सन। डीएनए में चेंज ये आ गया। अब ये जो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नीचे वाली स्टैंड से आरएनए बनेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली स्टैंड से आरएनए बनता है। ठीक है, कैसे बनता है वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन एमआरएनए बनेगा, मान लो इससे, तो कैसे बनेगा, 3 के सामने 5, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से बनेगा ना। सी के सामने जी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, इसे 3 प्राइम। ठीक है, नॉर्मल एमआरएनए ऐसा बनता, नॉर्मल जीन है, नॉर्मल एमआरएनए बन रहा है। लेकिन म्यूटेशन हो गया डीएनए के अंदर, तो अब क्या बनेगा, 5 प्राइम के सामने सी के सामने जी, ए के सामने यू, टी नहीं आता ना, ये आपको पता होगा इतना पहले से, नहीं पता हो तब भी ध्यान रख लो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अब क्या करें, ये जो इसके पहले भी काफी सारे सीक्वेंस हैं इस जीन में, एचबीए वाले जीन में, लेकिन अपन ने जहां म्यूटेशन हुआ उसको देख रहे हैं पहले। अब इस एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। तो क्या होगा, प्रोटीन बना मान लो, तो प्रोटीन में फर्स्ट एमिनो एसिड बना, सेकेंड बना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थर्ड बना, फोर्थ बना, थोड़ा एक सेकंड ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितना बना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, यहां से जीन स्टार्ट था, लेकिन इतना वाला पार्ट अपन ने नहीं देखा। अपन कौन सा पार्ट देख रहे हैं, जहां म्यूटेशन हुआ है। तो ये जो प्रोटीन बन रहा है, फर्स्ट एमिनो एसिड बढ़िया है, सेकंड जो लगना चाहिए था वही लगा, थर्ड जो लगना चाहिए था, फोर्थ लगना चाहिए, फिफ्थ जो लगना चाहिए था वही लगा, सिक्स्थ जीएजी किसको कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को। किसको कोड करता है, और ग्लूटामिक एसिड ही लगा, क्योंकि जीएजी किसका कोडॉन है, ग्लूटामिक एसिड का, तो ग्लूटामिक एसिड ही आया। कोई दिक्कत नहीं है, बीटा चेन बिल्कुल बराबर ठीक बन रही है। आगे भी ऐसे एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे और एक पूरी बीटा चेन बनेगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट एमिनो एसिड ठीक लगा, सेकेंड भी ठीक आया, थर्ड भी ठीक आया, फोर्थ भी ठीक आया, फिफ्थ भी ठीक आया, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ पहले। तो चेंज कहां आया, सिक्स्थ कोडॉन में चेंज आया। देखो क्या था पहले, जीएजी था, अब क्या आ गया, जीयूजी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि डीएनए में क्या आ गया है, चेंज आ गया है, पॉइंट म्यूटेशन हो गया है। पहले के तो ठीक थे 5 एमिनो एसिड, लेकिन अब ये जीयूजी क्या करता है, जीएजी होता तो किसको कोड करता, ग्लूटामिक एसिड को। अब ये जीयूजी किसको कोड करेगा बताओ, वेलिन को। किसको कोड करेगा, वेलिन। फिर बाद में भी ऐसे नॉर्मल एमिनो एसिड जो भी होते हैं वो सब बनेंगे। मतलब इस बीटा चेन में और इस बीटा चेन में सिर्फ डिफरेंस कहां है, सिक्स्थ एमिनो एसिड में। ऐसा क्यों हो पाया है, बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। एक जगह पे चेंज आया है, उसकी जगह से एमआरएनए में चेंज आया, उसकी जगह से बीटा चेन में चेंज आया। इस बीटा चेन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल बीटा चेन। क्या बोलेंगे, नॉर्मल बीटा चेन। नॉर्मल बीटा चेन होगा तो क्या होगा, 2 बीटा चेन 2 अल्फा चेन मिलेगी, और क्या बनाएगी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा तो क्या होगा, आरबीसी का शेप भी क्या रहेगा, नॉर्मल, नॉर्मल आरबीसी शेप रहेगा, है ना, ऐसे लिखेंगे ना।
अच्छा, कैसा शेप रहता है आरबीसी का नॉर्मल? बाइकॉन्केव। कोई परेशानी? हमारे अंदर, सबके अंदर क्या है? ऐसा ही जीन है 11th में, 11th क्रोमोसोम के ऊपर बीटा चेन ऐसे ही बन रही है, हमारी आरबीसी बाइकॉन्केव बन रही है। लेकिन इधर किसी के अंदर ऐसा म्यूटेशन हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? ये बीटा चेन खराब बन गई ना, ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया? वेलिन आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? एबनॉर्मल बीटा चेन। अब ये बीटा चेन मिलेगी तो क्या बनाएगी? हीमोग्लोबिन बनाएगी। तो बोलेंगे हीमोग्लोबिन भी खराब वाला ही बनेगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब ये आपकी इस टाइप की, ये जो इसका शेप ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। अब ऐसा शेप आना चाहिए था इधर भी, ऐसा आना चाहिए था ना, ऐसा ऐसा आना चाहिए था। इसके अंदर क्या रखा है? हीमोग्लोबिन। लेकिन अब जो हीमोग्लोबिन रखे हुए हैं वो कैसे हैं? क्योंकि उनमें बीटा चेन कैसी है? एबनॉर्मल है, उसमें वेलिन है। तो क्या होगा? जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, क्या बोले? लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, या हाँ ऐसा लिख दें, लो ऑक्सीजन, अंडर लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, अंडर लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। किसी पर्सन में ये म्यूटेशन हो गया था, उसके अंदर बीटा चेन में वेलिन आ गया था, उसके अंदर एबनॉर्मल बीटा चेन बन रही थी, उसके अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन था, और वो एक्सरसाइज करने लग गया। क्या करने लग गया? एक्सरसाइज करने लग गया। तो ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई। तो ये जो अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन रखे हुए हैं ना, ये क्या करने लगेंगे? पॉलीमराइज होने लगेंगे। वेलिन के कारण स्टिकी नेचर आ जाएगा हीमोग्लोबिन का। तो अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन भी बोल सकते हैं, ये अंडर लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ये पॉलीमराइज होगी। तो हम क्या लिखेंगे? अंडर लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ। ऐसा पॉलीमराइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वेलिन आ गया है, उसने स्टिकी नेचर प्रोवाइड किया है उसको। तो ये सब पॉलीमराइज होंगे तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा ना, प्रेशर लगेगा ना, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये जो शेप है ये कैसा हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा, होगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो आरबीसी जो बाइकॉन्केव हुआ करती है वो कैसी हो जाएगी, जरा बताइए? सिकल शेप्ड। सिकल जानते हो, जब वो घास काटते हैं तो जो हंसी आता है, वो सिकल शेप्ड। तो वैसे ही हो जाएगी, सिकल शेप्ड हो जाएगी। और इसकी जो सरफेस है ना, काफी रिजिड एंड हार्ड हो जाएगी, काफी रिजिड एंड हार्ड। जबकि हमारी नॉर्मल जो डिस्क शेप्ड, जो बाइकॉन्केव शेप्ड आरबीसी होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी सी। ठीक है। और वो हार्ड भी नहीं होती है, और उसमें हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम समझ में आ गई? कब ऐसा होगा? जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। इसको लिख लो पहले, फिर सिम्टम्स पे जाते हैं, ऐसा होने से और क्या दिक्कत आ सकती है। हाँ, नॉर्मल में नहीं बनेगा, हाँ अवॉइड करनी होगी। बोलो। हीमोग्लोबिन, क्योंकि बीटा चेन के फॉर्म, बीटा चेन बन गई है ना, वो तो हीमोग्लोबिन बना ली है। तो बीटा चेन जो जो होगी
एक हीमोग्लोबिन की दूसरी हीमोग्लोबिन के बीटा चेन से जुड़ती चली जाएगी। जैसे इसमें 2 अल्फा है 2 बीटा है, इसमें भी 2 अल्फा है 2 बीटा है, तो ऐसे एक के बाद एक ऐसे पॉलीमराइज होती जाएगी। बीटा चेन, बीटा चेन के अंदर वेलिन आ गया, इस वजह से वो स्टिकी नेचर की हो गई। हाँ, हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज लिखा है ना, पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो बीटा चेन कहाँ है? हीमोग्लोबिन में ही तो है। अरे बस समझ में, पहले बीटा चेन क्या बना लेगी, हीमोग्लोबिन बनाएगी, और फिर हीमोग्लोबिन से पॉलीमराइज होंगे। इधर देखें, सिकल शेप्ड आरबीसी अगर बनेगी तो ये हार्ड एंड रिजिड है। हमारी आरबीसी कैसी है? फ्लेक्सिबल है। तो ये छोटी छोटी सी कैपिलरीज है ना, इनमें से आराम से हमारी जो आरबीसी है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो ऐसे निकल जाती है। बहुत नैरो कैपिलरी आ गई तो उसमें से निकल जाती है, और इधर ऑर्गन है तो वहां पर ऑक्सीजन को लेके जाती है ना। लेकिन अगर किसी के पास कैसी आरबीसी बन गई, सिकल शेप्ड आरबीसी बन गई, और अगर यहां पर इसे एक्यूमुलेट होने लग गई, क्योंकि रिजिड है, छोटी छोटी कैपिलरी में निकलेगी भी नहीं, तो पूरी कैपिलरीज में जहां भी एक्यूमुलेट होगी वहां तो पहले दर्द होने लगेगा, बहुत ज्यादा होने लगेगा ना, काफी पेन होने लगेगा। और अगर ऑर्गन तक नहीं जाएगी, मतलब क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। आरबीसी अगर यहाँ पर क्लॉग होने लगेगी, एक्यूमुलेट होने लगेगी, तो ऑक्सीजन नहीं ट्रांसफर होगा, तो ऑर्गन की क्या हो सकती है, डिसफंक्शनिंग हो सकती है। तो काफी सारे ऑर्गन काम करना बंद करने लगेंगे, ठीक है, जहां जहां भी ऐसा होने लगेगा। साथ ही साथ इसमें क्या है, इसकी लाइफ स्पैन कैसी है, शॉर्ट। हमारी आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी है, 120 डे। 120 डेज में फिर उसको रिप्लेस करना होता है। इसकी 80 से 100 डेज लिखा है, इससे भी कम होती है। तो जल्दी आरबीसी मरेगी, आरबीसी जल्दी मरेगी तो हीमोग्लोबिन भी उसी के अंदर तो था, तो हीमोग्लोबिन की कमी होने लगेगी, तो क्या हो जाएगा, एनीमिया। आरबीसी जब ज्यादा मरेगी तो उसे बिलीरुबिन बिलीवर्डिन ज्यादा बनेगा, और उससे सिर्फ जॉन्डिस वगैरह भी होने लगेगा। ठीक है, तो ये भी सिम्टम आया। लेकिन एक फायदा है, ये अगर आरबीसी रहेगी, ऐसी आरबीसी, तो ये आरबीसी हार्ड एंड रिजिड है, तो इसमें प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम क्या होगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो अपनी लाइफ साइकिल को वो कंप्लीट नहीं कर सकता, और लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं करेगा तो रेजिस्टेंट टू मलेरिया हो जाएगा। एक जीन में थोड़ा सा म्यूटेशन क्या हुआ तो कितनी परेशानी आई है, आई ना, और भी आएगी, लेकिन ये इतनी तो लिखी है हमने, ठीक है। मतलब जीन कैसा है, प्लियोट्रोपिक जीन।
जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उन सारों के जीन कैसे हैं, प्लियोट्रोपिक जीन है। ठीक है, एक लिखा भी था, म्यूटेशन इन प्लियोट्रोपिक जीन कॉजेज मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स, ऐसा लिखा था ना। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। लिखो इसे, देखते हैं कौन फास्ट लिखता है। हाँ, ये बच्चे बोल रहे हैं लिख लिया सर हमने, वेरी गुड। काजल, मोनिका, रोनी, खुशी, अलका, समझ में आया तुम लोगों को? हाँ, तुमको तो आया ही है, इनको भी पूछ लेते हैं। इधर देखो सभी, अगर मेरे पास एक एलील ऐसा भी है, दो है ना, दो हो सकते हैं, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो फिर मेरे पास ये जीन, ये वाला एलील डोमिनेंसी शो करेगा और कैसी आरबीसी बनवाएगा, बाइकॉन्क्यो। ये कैसे बनवाएगा, सिकल शेप्ड। मतलब मेरे अंदर दो टाइप की आरबीसी रहेगी। मैं चाहूं तो जीवन भर ठीक भी रह सकता हूं, बस क्या अवॉइड करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज। मतलब लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ना बने, एक्सरसाइज से ही लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बने ऐसा जरूरी नहीं है। जहां भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम बनने की संभावना हो वैसी जगह नहीं जाऊंगा। ठीक है, अच्छा जीवन जी सकता हूं। लेकिन जब ये भी खराब हो जाए और ये भी खराब हो जाए तो फिर क्या होगा? देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम ना बने ऑर्गन्स में। ऐसे बहुत सारी लाइफ रूटीन अगर अपन करते हैं तो संभावना होती है बनने की। तो चाइल्डहुड तक तो ठीक ठाक काम चल सकता है इंसान का, लेकिन चाइल्डहुड में ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। चाह करके भी अपन ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कमी ना हो जीवन भर, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। इसलिए जब दोनों एलील खराब होते हैं तो सिकल सेल एनीमिया अगर उसे पर्सन को है, डिजीज्ड है, तो उसकी चाइल्डहुड में ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अर्ली स्टेज में ही मतलब डेथ हो जाती है, लंबे समय तक जीवन नहीं जी सकता। लेकिन अगर एक अच्छा है एक खराब है तो फिर वो लाइफ भी अच्छा जी सकता है, जीवन भर अच्छा रह सकता है। ठीक है, तो जीनोटाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, HbA, HbA। बताओ ये पर्सन कैसा है, नॉर्मल। थोड़ा बड़ा लिखें, HbA, HbS। बताओ ये कैसा है, ये कैरियर है लेकिन नॉर्मली बोलेंगे इसे भी हम। ये इसे ट्रेट, कैरियर या ट्रेट ऑफ सिकल सेल एनीमिया ऐसा बोलते हैं। और एक क्या हो सकता है, दोनों एलील खराब हो, तो ये तो अफेक्टेड है, डिजीज्ड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। जगह कम है इसलिए लिखा है ऐसा हमने। ठीक है, ऐसा लिख लेना।
हाँ, अफिनिटी भी कम हो जाती है, डेथ हो जाती है। और फिर वो सिकल शेप्ड अगर सारी आरबीसी बनने के चांसेस हैं लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में। नॉर्मल इवेंट्स में भी हो सकता है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है ना ऐसा। आपके पास हर एक आरबीसी ऐसी है जो लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में सिकल शेप्ड बन सकती है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरा जीवन बिता दो और आपके पास ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन भले ही आप या उस पे ही रहो हमेशा, वेंटिलेशन पे ही रहो, वेंटिलेटर पे, तो ही नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल। सिकल शेप्ड हो जाने से कैरी तो कर सकते हैं, एफिनिटी में ज्यादा चेंजेस नहीं आता, लेकिन सिकल शेप्ड होने से प्रॉब्लम हो जाती है। उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है ना ब्लड का, आरबीसी का, वो ऐसा हो गया, हार्ड और रिजिड हो गया, तो इससे प्रॉब्लम वो क्रिएट होगी ना। इस आरबीसी की वजह से उन प्रॉब्लम से डेथ होती है, ऑर्गन डिसफंक्शनिंग हो जाना, फिर एनीमिया हो जाना, जॉन्डिस हो जाना, ये उसको हाँ हो जाएगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी रेजिस्टेंसी ज्यादा रहेगी, हाँ नॉर्मल पर्सन से। दोनों टाइप के हैं तो। और सिकल सेप्ट बनती कब है? जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो। नॉर्मल रूटीन लाइफ में अगर एलील भी खराब है तब भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, तो कुछ सिकल सेप्ट थोड़ी ना आरबीसी बनने वाली है। किसको मलेरिया हो जाएगा? मलेरिया आजकल किसी को नहीं होता। आजकल तो बहुत खतरनाक खतरनाक डिजीज होता है। डेंगू होता है, जीका वायरस होता है, कोरोना होता है। मलेरिया तो हमारे लिए नॉर्मल चीज है अब। मलेरिया हो जाता तो टेंशन में नहीं लेते हैं, विद टेबलेट खाए बगैर सही हो जाता है। मतलब एचबीए एचबीएस, एचबीए होगा तो नॉर्मल आरबीसी भी बनेगी, और एचबीएस है तो सिकल शेप्ड आरबीसी भी बनेगी। हाँ, किसमें? जीन अगर ऐसा प्रेजेंट है तो आपके पास दोनों टाइप की आरबीसी बन सकती है। कोडोमिनेंसी शो हो रही है ना, एचबीए नॉर्मल बनाएगा आरबीसी और ये सिकल शेप्ड बनाएगा। ये नॉर्मल बीटा चिन्ह बनाएगा, एबनॉर्मल बीटा चिन्ह बनाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे ऐसा? नॉर्मल आरबीसी भी रहेगी और सिकल शेप्ड आरबीसी भी रहेगी, तो उसको नॉर्मल ही बोलेंगे। नॉर्मल, नॉर्मल लाइफ उसकी रहेगी। जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तब उसको सिम्टम्स आए। चलो आगे देखते हैं अब हम। अब आपके जो भी डाउट है वो मेरे से बाहर पूछना। अब हम क्या पढ़ेंगे? हमने तो वन जीन इंटरेक्शन पढ़ लिया अभी तक इस चैप्टर में। 9-10 दिनों में हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ वन जीन इंटरेक्शन पढ़ा है। सिर्फ क्या पढ़ा है? वन जीन इंटरेक्शन। इसको छोड़ के मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया है। वन जीन इंटरेक्शन में डोमिनेंसी को पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को पढ़ा, कोडोमिनेंसी को पढ़ा, मल्टीपल एलिस को पढ़ा, प्लियोट्रोपिक जीन को पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टू जीन इंटरेक्शन। फर्स्ट उसका एग्जांपल कौन सा लेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स लिखो इसमें। टू नॉन एलिलिक जीन, टू नॉन एलिलिक जीन, टू नॉन एलिलिक जीन regulates one character. Two non-allelic gene regulate one character.
लिख लिया? फिर लिखो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोमिनेंट ट्रेड, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोमिनेंट ट्रेड dominant alleles of both genes, dominant alleles of both genes must be present together, must be present together. For the development of dominant trait, वही वही वाला रिपीट कर रहा हूं, है ना? For the development of dominant trait, dominant alleles of both gene must be present together. For recessive trait, ऐसा लिखो absence of dominance trait, dominant, absence of dominant allele, absence of dominant allele of any gene, absence of dominant allele of any gene will result into recessive expression, will result into recessive expression. लिखा? एग्जाम्पल लिखिए इसका, फ्लावर कलर ऑफ लेथाइरस ओडोरेटस, फ्लावर कलर ऑफ ठीक है, लेथेरस ओडोरेटस, इसे क्या बोलते हैं हम? स्वीट पी। ये गार्डन पी नहीं है, ठीक है? कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, नेक्स्ट लिखिए, कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय सी एंड पी जीन, सी एंड पी जीन, कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय सी एंड पी जीन। देखो क्या है इसमें लिखा तुमने, उसे समझता है? अब लिखा ये है कि टू नॉन एलिलिक जीन्स रेगुलेट्स वन कैरेक्टर, मतलब टू डिफरेंट जीन्स रेगुलेट करेंगे वन कैरेक्टर को। अभी तक हमने वन जीन वन कैरेक्टर पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं टू जीन वन कैरेक्टर, और टू डिफरेंट जीन को क्या बोल सकते हैं? नॉन एलेलिक जीन बोल सकते हैं, ठीक है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोमिनेंट ट्रेड, क्या लिखा है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोमिनेंट ट्रेड, dominant alleles of both the genes must be present together. अगर लेथाइरस ओडोरेटस का डोमिनेंट ट्रेड चाहिए फ्लावर कलर का, तो दोनों जीन के डोमिनेंट एलील साथ में होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट लिखा है, अगर रेसेसिव एलील किसी एक जीन का भी हो गया तो फिर डोमिनेंट ट्रेट नहीं आएगा, क्या आएगा? रेसेसिव आएगा। समझते हैं? देखें इधर, सी जीन और पी जीन, अगर ये दोनों डोमिनेंट है, ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी आए या कैपिटल सी के साथ कैपिटल सी आए, डोमिनेंट ही रहेगा। कैपिटल पी के साथ स्मॉल पी आए या कैपिटल पी के साथ कैपिटल पी आए, डोमिनेंट ही रहेगा। तो जब दोनों जीन, ये दो जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और दोनों जीन डोमिनेंट में होते हैं, तो फ्लावर कलर ऑफ लेथाइरस ओडोरेटस कैसा हो जाएगा? डोमिनेंट ट्रेट शो करेगा, और कलर कैसा आएगा? पर्पल कलर। क्लियर? लेकिन अगर किसी एक का भी, जैसे किसी एक दो जीन में से कोई एक जीन भी रेसेसिव में आ जाए, जैसे देखें ऐसा जीनोटाइप हो, कैपिटल ये तो डोमिनेंट है,
कैपिटल सी के साथ कैपिटल सी लिखो या कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी करो, डोमिनेंट है ये। अरे डोमिनेंट दो जो टाइम होता है ना, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। और ये कैसा है, रेसेसिव। दो में से अगर एक भी रेसेसिव आ गया तो क्या बोलेंगे, डोमिनेंट ट्रेट नहीं आएगा। कैसा ट्रेट आएगा, रेसेसिव ट्रेट आएगा। क्लियर। अगर ऐसा जीनोटाइप हो तो बताओ आप, एक डोमिनेंट है तो से, लेकिन क्या लिखा है, दोनों डोमिनेंट होना चाहिए डोमिनेंट ट्रेट के लिए। कैसा आएगा, चलो आप बताओ। व्हाइट कलर। क्लियर। तो कितने कैरेक्टर से कितने जिन से कंट्रोल हो रहा है, दो जिन से। चलो ऐसा क्यों हुआ ये समझते हैं। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ, क्या हुआ, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ कलर प्रोडक्शन। फ्लावर में ऐसे दोनों जीन कैसे कंट्रोल करते हैं उसको थोड़ा समझना चाहते हैं आप, ठीक है। टू जीन्स की क्यों जरूरत पड़ती है इसको समझना चाहते हैं। तो देखो, स्वीट पी के अंदर, लेथेरस ओडोरेटस के अंदर एक सबस्ट्रेट है, मान लो उसकी सेल्स में, ठीक है, जो क्या बनाता है, एक क्रोमाजन बनाता है। क्रोमाजन जब भी वर्ड आएगा आज के बाद तो इसका मतलब होता है कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या होता है, कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो आगे चल करके स्प्लिट हो जाए तो वो क्या बनाएगा, कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट बनाएगा, कलर देने वाले कुछ सब्सटेंस बनाएगा। इसको आगे किस में कन्वर्ट करते हैं, मान लो ये स्प्लिट हो जाए तो किस में कन्वर्ट होता है, एंथोसाइनिन में। एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है, कौन से कलर का आता है, पर्पल कलर का। तो ये केमिकल प्रोसेस है कलर बनने की। जिस भी प्लांट में एंथोसाइनिन बनेगा वो कैसा होगा, पर्पल कलर का। अब क्या होता है कि सबस्ट्रेट को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्रोमाजन में, और क्रोमाजन को फिर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंथोसाइनिन में। इसके लिए सेल में सी जीन है, कौन सा जीन, सी जीन, और एक जीन कौन सा है, पी जीन। अगर सी जीन डोमिनेंट होगा, या तो कैपिटल सी आए या कैपिटल सी स्मॉल सी आए, तो क्या करेगा, ये सी जीन क्या बनवाएगा, एंजाइम बनवाएगा। कौन सा एंजाइम बनाएगा, एंजाइम सी, समझने के लिए कौन सा एंजाइम बनाया, एंजाइम सी। एंजाइम सी बनेगा तभी सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, क्रोमाजन में। ये जो पी जीन है, ये पी जीन जब कौन सी कंडीशन में रहता है, डोमिनेंट कंडीशन में, मतलब कैपिटल पी या कैपिटल पी स्मॉल पी, तब ये कौन सा एंजाइम बनाएगा, एंजाइम पी। कौन सा एंजाइम बनाएगा, एंजाइम पी। तब क्रोमाजन किस में कन्वर्ट होगा, एंथोसाइनिन में। आप मुझे बताइए कि फ्लावर को पर्पल बनाने के लिए क्या दोनों जीन डोमिनेंट कंडीशन में होना चाहिए, तभी तो ये सबस्ट्रेट क्रोमाजन में और क्रोमाजन एंथोसाइनिन में कन्वर्ट होगा। अगर ये रेसेसिव हो जाए तो अगर यहां कन्वर्जन नहीं होगा तो फिर ये बनेगा ही नहीं। अगर ये रेसेसिव हो जाए तो ये तो बन जाएगा लेकिन ये नहीं बनेगा। दोनों रेसेसिव हो जाए तो तब भी कलर नहीं आएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि ये कैरेक्टर क्या है, फ्लावर कलर इन लेथारस ओडोरेटस इस तरीके से कलर बनाता है, इसलिए दोनों जीन क्या होना चाहिए,
डोमिनेंट कंडीशन में होना जरूरी है। आई बात समझ में? इसको लिखो। आपको इतना है ना, काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, डाउट आता है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे जीन्स जब दोनों जीन डोमिनेंट कंडीशन में हो तो डोमिनेंट ट्रेट आता है कैरेक्टर का। जैसे दोनों डोमिनेंट हुए तो पर्पल कलर आएगा, और दो में से कभी एक भी रिसेसिव हो जाए तो कलर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये हमने समझ तो लिया था, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है बच्चे ये भी पूछते हैं, तो उसका रीजन भी मैंने बताया आपको कि देखो क्या हो रहा होगा लेथारस ओडोरेटस प्लांट के अंदर, कलर कैसे आता होगा फ्लावर कलर, जब उसके अंदर क्या बनता है, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन कैसे बनता है? सबस्ट्रेट पहले एक ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है जो कलर प्रोड्यूसिंग है, जो आगे चल करके क्या देगा, कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस बनाएगा। स्प्लिट होकर के क्या बनाता है, एंथोसाइनिन। लेकिन ये प्रोसेस कराने के लिए दो एंजाइम होना जरूरी है, एंजाइम सी और एंजाइम पी। एंजाइम सी और एंजाइम पी कब बनते हैं? एंजाइम सी बनता है सी जीन से, एंजाइम पी बनता है पी जीन से। दोनों जीन जब डोमिनेंट में होते हैं तब ये दो एंजाइम बनाएंगे, दो एंजाइम बनेंगे तभी तो कलर बनेगा। तो उसका कॉन्सेप्ट इधर है लिखा हुआ, ठीक है। लिख लिया क्या आप लोगों ने? लिख लिया ना? एक डाइहाइब्रिड क्रॉस करे क्या सी और पी जीन की? जैसे पहले अपन ने कौन सी क्रॉस करी थी, आर और वाई जीन की करी थी। अब हम कौन सी क्रॉस करेंगे, सी और पी जीन को लेके करेंगे। दिमाग में क्या रहना चाहिए कि सी और पी जीन जब दोनों डोमिनेंट में आते हैं तब पर्पल कलर, और अगर नहीं आएंगे, एक भी रेसेसिव में आ जाए तो व्हाइट कलर। ये ध्यान में रहना चाहिए। जब तक लिंकेज वर्ड नहीं कहा जा रहा है तब तक हम इन दोनों जीन को कहां मान रहे हैं, अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे ही मान रहे हैं, जैसा हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में माना था। आर एन वाई जीन कहां है, अलग अलग क्रोमोसोम पे। एक पेरेंट लेंगे, कैसा लेंगे बताओ, प्योर लेंगे। एक पेरेंट लेंगे, कैसा लेंगे, प्योर लेंगे। कलर तो आप मुझे बता दें, इसका कलर कैसा आएगा, पर्पल कलर। वेरी गुड। और इसका व्हाइट। क्या जीन्स में कोई चेंज आएगा इनहेरिटेंस में? वैसे ही के वैसे ही जीन तो रहेंगे, जीन में थोड़ी ना कोई चेंज है, जीन तो अलग अलग क्रोमोसोम पे है। जैसा हम डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं वैसे ही बनेगी, ऐसे ही बनेगी ना, बताओ। ऐसी तो बनेगी, इधर से कैपिटल सी कैपिटल पी, इधर से स्मॉल सी स्मॉल पी, गेमेट ऐसे फ्यूज होंगे तो ये आएगा। कलर बताइए। हाँ, दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट में है, कैसा कलर आएगा, पर्पल। वेरी गुड। अब आगे क्या देखेंगे, सेल्फिंग। सेल्फिंग करें। चलो, सेल्फिंग जब किया था तो काफी सारा बड़ा सा बॉक्स बनाया था, वो बॉक्स अब नहीं बनाएंगे। उस बॉक्स को ऐसे लिखना मैंने सिखाया था आपको कि ऐसे लिखते हैं, सी डेज पी डेज 9 टाइम्स, याद है? राउंड और येलो लिखा था, आर डेज वाई डेज 9। फिर उसमें सी डेज स्मॉल पी 3 टाइम्स। मैंने उस टाइम पे भी बताया था बॉक्स को बार बार नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, स्मॉल पी स्मॉल सी, ऐसा ये कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स। और ये कितनी बार आएगा, सिंगल टाइम ये आएगा। ऐसे तो याद है हमें, है ना? जीनोटाइप्स का, ये जीनोटाइप का रेशो है, ये वाला जीनोटाइप। ये ऐसे तो वहां तो फिनोटाइप होता था, क्योंकि यहाँ राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन।
लेकिन अभी अपन उस बॉक्स में जो जीनोटाइप्स हैं, ऐसे वाला जीनोटाइप कितनी बार आएंगे? 9 टाइम। ऐसे वाले 3 टाइम, ऐसे वाले 3 टाइम, ऐसे वाले। इस डेज का मतलब क्या? कि यहाँ पर कैपिटल पी भी आ सकता है और स्मॉल पी भी, यहाँ पर कैपिटल सी भी आ सकता है और स्मॉल सी। समझ गए सब? चलो, लेकिन अभी हमारे पास फिनोटाइप जीन तो वैसे के वैसे ही ट्रांसफर होंगे, क्योंकि सी और पी जीन अभी भी मान रहे हैं डिफरेंट क्रोमोसोम पे ही है, वैसे ही आए भी। लेकिन फिनोटाइप चेंज होगा ना। बताओ यहाँ फिनोटाइप कैसे आएगा? पर्पल आएगा। बताओ यहाँ कैसे आएगा? व्हाइट। यहाँ कैसे आएगा? यहाँ। बताओ फिनोटिपिक रेशो चेंज हो जाएगा क्या? इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स फिनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगा? F2 का। फिनोटिपिक रेशो ऑफ F2 जनरेशन क्या हो जाएगा? 9:7। 9 क्या रहेंगे? पर्पल। 7 क्या रहेंगे? व्हाइट। ठीक है। मतलब जीन्स में कोई चेंज नहीं है, जीन तो वैसे के वैसे ही ट्रांसफर होंगे, क्योंकि आप पहले भी डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे। पहले दो अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करते थे, अब एक को ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमने कैसे कंट्रोल कर रहे हैं उसको ध्यान में रखा और बना लिए। क्लियर? लिख लो।
सर डिजिट्स पर क्वेश्चन करवा दो। करा तो रहा हूं, हर इस पे क्वेश्चन करा रहा हूं। आगे आएंगे डिजिट्स पे क्वेश्चंस, ठीक है। कितना आया इसका आंसर? देखो, जब समझ में नहीं आए क्वेश्चन तो क्या करना चाहिए, मैंने पहले ही बताया आपको, सेपरेट करके लिखो। करना चाहिए ना। जब क्वेश्चन नहीं, उसके बाद भी नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, फिर कॉन्सेप्ट को याद करो। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो आप? 3/8 एंड if 3/8 out of 8 3 flowers are purple, then how many flowers will be white? 5। अगर आपने 3/8 पर्पल निकाला है तो रिमेन जो रेस्ट ऑफ प्लांट्स होंगे वो तो व्हाइट होंगे ना। 3/8 और पर्पल एंड 5/8 व्हाइट। कैसे करेंगे बताता हूं, देखो। जैसे ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक तरीका पता है। क्या करने का तरीका पता है? कि ऐसे सेपरेट करके लिखने का। दो जीनोटाइप दिए हैं, ऐसे मैं क्या कर लेता हूं, सेपरेट करके लिख देता हूं। ऐसे लिख लेते हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल पी। ये लिख लिया, ठीक है। ऐसा तो करते आ जाएगा सबको। पर्पल लाना है, कॉन्सेप्ट हमें याद है। क्या याद है? कि दोनों जीन्स डोमिनेंट में होना चाहिए, तभी पर्पल आता है। इधर से डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट। कितना है? 3/4। लेकिन इधर का डोमिनेंट भी आना चाहिए और इधर का डोमिनेंट भी आना चाहिए, तभी पर्पल आएगा। इधर डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 कितनी रहेगी? और दोनों साथ में डोमिनेंट आए तो मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया? 3/8। है ना आसान? और बस 3 पर्पल हो गए तो व्हाइट निकालना तो आसान है, पर्पल ही निकालना है पहले हमें। व्हाइट क्या हो जाएंगे? 1 - 3/8। कितना आ जाएगा? 5/8। है ना, क्योंकि जो दो ही टाइप के तो है, कुछ आते हैं पर्पल, कुछ आते हैं व्हाइट। अब पर्पल निकल आया 8 में से 3 पर्पल है तो बाकी 1 - 3/8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5/8। अच्छा, कैसा किया आपने? हाँ, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपने इधर से 1/4 लिया और इधर से क्या लिया? 1/2 लिया। तो आप क्या सोच रहे हो कि व्हाइट कब आता है? स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल पी में ही आता है क्या? इसका तो ये मतलब हो जाएगा ना। फिर नए कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेंगे। इन तीन के साथ ये आ जाएगा तब भी व्हाइट आएगा। आ रही बात समझ में? तो वो इतना करने की जरूरत नहीं है। जब भी व्हाइट निकालना है तो क्या करना है? पर्पल निकाल के माइनस कर देना है, वरना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्योंकि आप इधर अगर 1/4 कर रहे हो, इधर 1/2 कर रहे हो, तो आपका क्या मतलब है, आपका कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि आप सोच रहे हो कि स्मॉल सी स्मॉल पी आता है तभी व्हाइट आता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इधर का डोमिनेंट और इधर का रिसेसिव आ जाए तब भी व्हाइट आता है, इधर का डोमिनेंट इधर का रिसेसिव आ जाए तब भी व्हाइट आता है। तो ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी उसमें। सीधा जब भी क्वेश्चन आए तो पहले पर्पल निकाल लेना है, क्योंकि पर्पल आसान नहीं निकालना, इधर से भी डोमिनेंट इधर से भी डोमिनेंट, और बाकी जो बचा वो क्या है? व्हाइट। ठीक है। हाँ, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री में ही ऐसा करना है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे एपिस्टेसिस। क्या पढ़ेंगे?
बताओ एपिस्टेसिस किसका एग्जाम्पल है? 2 जीन इंटरेक्शन का, है ना। इसमें भी क्या होगा, 2 जीन मिलकर के 1 कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे, लेकिन डिसाइड करने का तरीका बदल जाएगा। पहले क्या था, दोनों डोमिनेंट एलील आते थे, दोनों डोमिनेंट होते थे तो पर्पल, एक भी अगर रिसेसिव आ जाए तो व्हाइट, ऐसा था ना पहले। अब थोड़ा तरीका अलग है, तरीके को पहले समझते हैं। ये एक जीन है, एक जीन ये है, इसका नाम वाई जीन है। क्या जीन है? वाई जीन, ठीक है। कैसा जीन है? वाई जीन। और ये वाई जीन क्या है? कलर प्रोड्यूसिंग जीन है। कैसा जीन है? कलर प्रोड्यूसिंग जीन, इसे बोलते हैं। ये जब डोमिनेंट कंडीशन में आता है, ऐसा लिख दो डोमिनेंट कंडीशन को, दोनों आ जाती है ऐसा लिख देते हैं, तो कैपिटल वाई भी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी। तो कलर आता है, समर स्क्वेस होता है ना, कुकुरबिटा पेपो, पंपकिन की तरह दिखता है कुकुरबिटा पेपो, आपने देखा नहीं होगा उसको। समर स्क्वेस याद रख लो, उसका फ्रूट कलर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्रूट कलर ऑफ कुकुरबिटा पेपो की बात हो रही है, ठीक है। वो कैसे कंट्रोल करता है? 2 जीन उसको कंट्रोल करते हैं, फ्रूट के कलर को। फ्रूट कलर ऑफ लिखवाएंगे कुकुरबिटा पेपो, उसके फ्रूट के कलर को 2 जीन कंट्रोल करते हैं। कितने जीन? 2 जीन। और इंटरेक्शन का नाम क्या है? एपिस्टेसिस, ठीक है। और स्पेसिफिक बोलोगे तो इंटरेक्शन का नाम है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। क्या नाम है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ठीक है। चलो देखते हैं, सुनना ध्यान से। ये एक वाई जीन है, ठीक है। ये क्या करता है, जब डोमिनेंट कंडीशन में आता है तो कुकुरबिटा पेपो का जो फ्रूट होता है वो कैसा हो जाता है? येलो कलर का। और अगर ये रेसेसिव कंडीशन में आए तो कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का। कलर प्रोड्यूसिंग जीन है ना, डोमिनेंट में होता है तब भी येलो आता है, रेसेसिव में आता है तो ग्रीन आता है, ठीक है। लेकिन एक जीन और बैठा हुआ है इसके साथ में, कुकुरबिटा पेपो के अंदर एक जीन और है, जिसका नाम क्या है? डब्ल्यू जीन। क्या नाम है? डब्ल्यू जीन, ठीक है। ये डब्ल्यू जीन क्या करता है, जब डोमिनेंट कंडीशन में आता है, थोड़ा दूर लिखना चाहिए इसको, इधर लिखता है थोड़ा सा। ये कौन सा जीन है बोलो? डब्ल्यू जीन। ये जीन जब डोमिनेंट कंडीशन में आता है, मतलब डोमिनेंट कंडीशन को ऐसा लिख दें क्या, दोनों आ जाएगी, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो ये क्या देगा, जैसे ही ये डोमिनेंट कंडीशन में आया तो इस जीन को रोक देगा, इसको रोक देगा। क्या देने से रोक देगा? कलर प्रोवाइड करने से रोक देगा। ना तो इसको येलो कलर देने देगा, ना ग्रीन कलर देने देगा। तो कैसा कलर बना देगा? ये व्हाइट। कलर करने से रोकेगा तो व्हाइट हो जाएगा ना अपने आप। लेकिन अगर ये कैसे आता है, रेसेसिव कंडीशन में आता है, तो फिर नहीं रोक पाएगा। कब रोक पाएगा बताओ? डब्ल्यू जीन जब डोमिनेंट कंडीशन में आता है तभी उसको रोकता है, रेसेसिव कंडीशन में उसको नहीं रोक रहा है। तो जो जीन रोक रहा है दूसरे जीन को, कलर प्रोड्यूसिंग जीन को, उस जीन को हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेटिक जीन। क्या बोलते हैं? एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं। और जो कलर प्रोड्यूसिंग जीन है जो रुक रहा है, हुज एक्सप्रेशन इज मास्क्ड या प्रिवेंटेड, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोस्टेटिक जीन। क्या बोलेंगे? हाइपोस्टेटिक जीन। आ रही बात समझ में? एक कलर प्रोड्यूसिंग जीन था जो फ्रूट को कलर देता था, डोमिनेंट होता था तो येलो, रेसेसिव होता था तो ग्रीन। लेकिन एक दूसरा जीन और बैठा है, अगर वो डोमिनेंट कंडीशन में आता है तो फिर कलर देने से रोक देता है, ना तो येलो आने देता है ना ग्रीन, मतलब क्या आ जाता है? व्हाइट। तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेटिक जीन।
जो रुक रहा है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोस्टेटिक। ये कब नहीं रुकेगा? जब ये रेसेसिव में आएगा। ये कब रुकेगा? डोमिनेंट। तो ऐसी एपिस्टेसिस को डोमिनेंट एपिस्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। हाइपोस्टेटिक जीन रुक कब रहा है? जब एपिस्टेटिक जीन डोमिनेंट कंडीशन में आता है तब रुक रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। लेकिन अगर मान लो कोई दूसरा एग्जांपल ले हम, जैसे कोट कलर ऑफ माइस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोट कलर ऑफ माइस। माइस जो होते हैं उनमें जो कोट कलर आता है उसके लिए एक जीन होता है, कलर प्रोड्यूसिंग जीन। लेकिन वो कलर प्रोड्यूसिंग जीन कब रुकता है? जब एपिस्टेटिक जीन रेसेसिव कंडीशन में आता है तब रुकता है। जैसे एक कोट, माइस का कोट का कलर है, जैसे यहां पर किसका कलर था? फ्रूट का कलर था, कुकुरबिटा पेपो का। वैसे माइस का जो कोट होता है ना, उसका कलर भी एक कलर प्रोड्यूसिंग जीन होता है। लेकिन वो जीन कब रुकता है? जब एपिस्टेटिक जीन रेसेसिव कंडीशन में आता है तब रुकता है। तो फिर उसे हम किसका एग्जांपल बोलेंगे? रेसेसिव एपिस्टेसिस का। किसका एग्जांपल बोलेंगे? रेसेसिव एपिस्टेसिस। आई बात समझ में? बताओ एपिस्टेसिस क्या होता है? वन नॉन एलिलिक जीन प्रिवेंट्स और सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन। नॉन एलिलिक मतलब दूसरा जीन, डिफरेंट जीन। एक नॉन एलिलिक जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन, मतलब एक जीन डिफरेंट जीन को क्या कर रहा है? उसके इफेक्ट को, उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस। जो प्रिवेंट कर रहा है उसे एपिस्टेटिक, जो प्रिवेंट हो रहा है जिसका एक्सप्रेशन हाइपोस्टेटिक। डोमिनेंट कंडीशन में प्रिवेंट हो तो नाम होगा डोमिनेंट एपिस्टेसिस। रेसेसिव कंडीशन में प्रिवेंट करे तो नाम होगा रेसेसिव एपिस्टेसिस। आ रही बात समझ में? ये किसका एग्जांपल लिखा है मैंने? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। रेसेसिव एपिस्टेसिस आपके कोर्स में नहीं है, तो लिख लेते हैं। चलो इसको पहले लिखो। हाँ सब लिखेंगे, अभी सब नोट करवाएंगे। जल्दी से लिखो। इतना बनाने में इतना टाइम लग गया? बड़ा कठिन काम है। हाँ, जीन किधर कौन किसको सप्रेस कर रहा है? वन एलील अगर दूसरे एलील को सप्रेस करे तो बताओ पहले एलील का नाम क्या है? नहीं, डोमिनेंट एलील। यहाँ किसकी बात हो रही है? एलील की बात हो रही है। आ रही है बात समझ में? और जिसका इफेक्ट सप्रेस हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं? रेसेसिव एलील। लेकिन जब वन जीन दूसरे जीन को सप्रेस करे तो नाम क्या होता है? एपिस्टेटिक जीन जो सप्रेस कर रहा है, जिसका सप्रेशन, जो सप्रेस हो रहा है उसे बोलते हैं हाइपोस्टेटिक। डिफरेंस है। आ रही बात समझ? लिखवा दूंगा, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है।
चलो लिखें, इन दिस इंटरेक्शन in this interaction one non-allelic gene suppresses or prevent the phenotypic expression of one non-allelic gene suppresses or prevents the phenotypic expression of another non-allelic gene. ये वाला जीन और ये वाला जीन नॉन एलिलिक जीन है, ये अलग जीन है और ये अलग जीन है। अच्छा, इसी का कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू आपस में क्या होते हैं? एलील। इसका कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपस में क्या होते हैं? एलील। लेकिन ये और ये आपस में कैसे हैं? नॉन एलिलिक। इसलिए लिखवाया जा रहा है वन नॉन एलिलिक जीन सप्रेसेस और प्रिवेंट द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन, उसे क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस। फिर नीचे लिखे एपिस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक जीन gene which suppresses the phenotypic expression of another gene which suppresses the phenotypic expression of another gene। है ना? ऐसा जीन जो दूसरे जीन के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन मतलब कलर देने को रोक रहा है, उसे क्या बोलते हैं? एपिस्टेटिक। फिर नीचे लिखे हाइपोस्टेटिक जीन। हाइपोस्टेटिक जीन जीन whose expression is suppressed, gene whose expression is suppressed, जिसका एक्सप्रेशन सप्रेस किया हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? हाइपोस्टेटिक। जीन हुज एक्सप्रेशन इज सप्रेस्ड। ठीक है, जो कर रहा है उसे एपिस्टेटिक। फिर नीचे लिखे टू टाइप्स। एपिस्टेसिस इज ऑफ टू टाइप्स। नीचे लिखे टू टाइप्स। एपिस्टेसिस के नीचे लिखे टू टाइप्स, मतलब इसी में टू टाइप्स। फर्स्ट क्या है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड सेकेंड रेसेसिव एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड सेकेंड लिखे रेसेसिव एपिस्टेसिस। रेसेसिव एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस के आगे लिखे एग्जाम्पल। क्या लिखोगे? बोलो। फ्रूट कलर ऑफ कुकुरबिटा पेपो, या क्या बोलेंगे? समर स्क्वैश। और रेसेसिव एपिस्टेसिस के सामने लिखें उसका एग्जाम्पल, कोट कलर ऑफ हमें किसको नहीं पढ़ना है? रेसेसिव एपिस्टेसिस को नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें उसका कॉन्सेप्ट पता है कि एपिस्टेटिक जीन जब रेसेसिव कंडीशन में आता है तो वो सप्रेस करेगा। नीचे लिखो डोमिनेंट एपिस्टेसिस।
चलो आप मुझे बताना, ठीक है। चलो बताओ कौन सा कलर आएगा, आएगा ना यहां पर, यहां पर, यहां पर। आप मुझे बताना अब कौन सा कलर आएगा। इसको अब येलो देने से रोक देगा। ये कितनी बार आता है बताओ पहले, ये कितनी बार आएगा इसे। चलो इसको अभी क्या करेगा, येलो देने से क्या करेगा, ये रोक देगा। क्यों रोक रहा है, क्योंकि डोमिनेंट कंडीशन। क्या पढ़ रहे हैं, तो डोमिनेंट कंडीशन में आएगा तो रोक देगा। तो येलो इसके क्या हो जाएगा, व्हाइट। अब बताओ रोक पाएगा, क्यों नहीं रोक रहा है, क्योंकि रेसेसिव कंडीशन में। अब बताओ इसको ग्रीन देने से रोक देगा, क्योंकि कैसे आ गया, डोमिनेंट में। तो क्या आ जाएगा, व्हाइट। अब बताएं, ग्रीन उसे देने देगा, ठीक है। अगर मैं डाइहाइब्रिड क्रॉस बनवाऊं आपसे डब्ल्यू और वाई जीन की, तो बना दोगे आप। डाइहाइब्रिड क्रॉस तो ऐसे ही बनेगी, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। फिर क्या बनाएंगे, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर F2 में क्या बनाओगे, यही तो बनाओगे। क्या लिखोगे कि कितनी बार है बताओ जरा, कितनी बार लिखोगे आप नॉर्मल F2 में, 9 टाइम्स। ये कितने टाइम्स लिखोगे, 3 टाइम्स। ये कितने टाइम्स लिखोगे, ऐसा जीनोटाइप कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स। ऐसा जीनोटाइप कितनी बार आएगा, 1 टाइम, है ना। अगर 2 जीन अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो 9 हो जाते हैं राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, ऐसे हो जाते हैं। रेशो क्या हो जाता है, 9:3:3:1। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 2 जीन 1 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोल 1 को कर रहे हैं, तो बताओ व्हाइट कितने हो जाएंगे, रेशो अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इन केस ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस, F2 रेशो अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशो 12:3:1। 12 क्या है, 3 कैसे है, एंड 1 ग्रीन, ठीक है। तो यही कहीं हमने डायहाइब्रिड क्रॉस भी समझ लिया। सबको क्लियर हुआ, ये टाइम हो गया क्या, बुक लगी है।